और बीएसएफ ने पाक घुसपैठिए को मार गिराया। अनूपगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। शेरपुर चौकी पिलर नंबर 272 के पास इस पाक घुसपैठिए को मार गिराया। बीएसएफ के बड़े अधिकारी अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंच चुके हैं। बीएसएफ ने अनूपगढ़ पुलिस को इस घुसपैठिए का शव सौंप दिया। पाकिस्तान की तरफ से ये भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था और जो अब तक जानकारी मिली थी उसके मुताबिक लगभग ये सीमा में प्रवेश कर चुका था और लगातार बीएसएफ ने इसे चेतावनी जारी की, रोकने की कोशिश की, आवाज दी, लेकिन ये शख्स नहीं रुका, लगातार भारत की तरफ बढ़ता रहा। चूंकि इसने अपनी पहचान नहीं बताई, ना ही इसने सरेंडर करने की कोशिश की, चूंकि बीएसएफ ने इसे सरेंडर करने के लिए भी कहा, लेकिन ये सरेंडर नहीं हुआ। इसकी तरफ से किसी तरीके का कोई जवाब बीएसएफ को नहीं मिला और आखिरकार बीएसएफ ने पैर रखते ही भारत की सीमा में इसे अपनी बंदूकों का मुंह खोल दिया। अशोक हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, चूंकि बीएसएफ के बड़े अधिकारी पहुंच चुके हैं और इस शख्स की तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं, क्या नया अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? क्या पाकिस्तान को इसके बारे में सूचना दे दी गई है? देखिए आसिफ जी, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं, ये वो पाकिस्तानी घुसपैठिया है जिसने बीती रात सीमा पार कर गैर कानूनी ढंग से भारतीय सीमा में का प्रयास किया था और आखिरकार जब बीएसएफ के जवानों की वार्निंग को उसने नजरअंदाज किया तो इसको अपनी जान गंवानी पड़ी। फिलहाल अनूपगढ़ सेक्टर का ये पूरा मामला है जहां पर सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। साथ ही साथ पुलिस जो डेड बॉडी थी उसको मोर्चरी में रखवा दिया गया और बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें इस समय बीएसएफ और श्री गंगानगर पुलिस जुटी हुई है। सबसे खास बात जो सूत्रों से जानकारी मिल रही थी, जैसा कि फोटो से हमें पता चल पाया है, सबसे खास बात की इसकी पहचान क्या है। हालांकि अभी भी इसके नाम और इसके नापाक इरादे दोनों का ही पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो फोटो हमारे सामने इस पाकिस्तानी घुसपैठिए के सामने आई है उससे ये कंफर्म हो गया है कि ये महज 20 से 22 साल का ही नवयुवक है और आखिर किन इरादों को लेकर यहाँ पर आया था ये बड़ा संशय बना हुआ है। देखिए अभी कुछ दिनों पहले ही, बल्कि कुछ महीनों पहले ही रिजवान अशरफ जो महज नवयुवक ही था, लेकिन उसके भी नापाक इरादों को लेकर जब वो भारत में आया था तो देखिए कहीं ना कहीं इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कहीं ये किसी तरह से माइंड वॉश तो नहीं था, ब्रेन वॉश तो नहीं था, कहीं नापाक इरादों को लेकर भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास तो नहीं कर रहा था। जी आसिफ जी। अशोक, इससे बड़ा सवाल यह है कि बॉर्डर के ऊपर दोनों तरफ फोर्स लगी हुई है, उधर पाकिस्तान के जवान तैनात है, इधर भारत के जवान तैनात हैं, नो मैंस लैंड है। बड़े हजारों किलोमीटर के दायरे में बड़ी बड़ी तारबंदी की गई है। ऐसे में कौन सी ऐसी जगह हैं जिन्हें अब तक कवर नहीं किया गया, जहां से लोग घुसपैठ करके अंदर चले आते हैं? और क्या इन्होंने फेंसिंग काटने की कोशिश करते हैं, फेंसिंग के ऊपर से आने की कोशिश करते हैं? अशोक, देखिए चूंकि श्री गंगानगर जिला भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद है, तकरीबन 250 किलोमीटर की सीमा भारत पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। चूंकि इस समय कृष्ण पक्ष चल रहा है तो कृष्ण पक्ष के समय रात्रि का समय रहता है, रातें काफी घनी अंधेरी होती हैं और साथ ही साथ चूंकि अभी दीपोत्सव का दौरान भी इंटेलिजेंसी को इनपुट से बीएसएफ के पास की कहीं न कहीं सीमा पार पाकिस्तान से किसी भी तरह की घुसपैठ हो सकती है। हालांकि दीपोत्सव के दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवान काफी हाई अलर्ट मोड पर रहे और शायद यही वजह है कि कोई इस तरह की घुसपैठ की कोशिश भी नहीं की गई और न ही कोई ऐसा वाक्य सामने आया। क्योंकि लंबा चौड़ा एरिया है और खासतौर से जो आजकल की टेक्नोलॉजी है जिसे ड्रोन टेक्नोलॉजी के नाम से इस समय जाना जा रहा है और सीमा पार पाकिस्तान से बैठे तस्कर अक्सर इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का मिसयूज करते हैं और इस ड्रोन के जरिए ही सीमा पार से हेरोइन की या अवैध मादक हथियारों की ड्रॉप करते हैं। तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं अभी भी सीमा सुरक्षा बल के जवान तो सतर्क हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसी महत्वपूर्ण चीज की कहीं ना कहीं कमी खल रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी सीमा सुरक्षा बल का जो दस्ता है वो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी लैस हो, साथ ही साथ जो कहीं पर भी किसी तरह की कोई खामियां है वो चीजें भी सामने आनी बहुत जरूरी है। क्योंकि दोनों ही तरफ, यदि पाकिस्तान की बात करें या फिर भारतीय सीमा की बात करें, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के जो किसान हैं, वो बॉर्डर पर ही रहते हैं और बॉर्डर पर ही अपनी किसानी और अपने पशुपालन का काम करते हैं। तो कई बार भूलवश भी बॉर्डर पार कर दी जाती है, न केवल सीमा पार पाकिस्तान की तरफ से बल्कि भारत की तरफ से भी। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और श्री डूंगरगढ़ में नशे पर नकेल, मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 3 किलो 600 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया गया। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, उसकी कार जब्त कर ली गई है। पुलिस ने कालू रोड पर यह कार्रवाई की है।
मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की ये कार्रवाई सामने आई है। 3 किलो 600 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट को जब्त किया गया है। एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, कार उसकी जब्त कर ली गई है, पूछताछ जारी है। कालू रोड जगह है डूंगरगढ़ में जहां पर यह कार्रवाई की गई है। तो नशे पर नकेल मुखबिर की सूचना पर इसे पकड़ा गया और इसके पास 3 किलो 600 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट जब्त किए गए। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और जिस कार के अंदर ये मादक पदार्थ लेकर जा रहा था उस कार को भी जब्त कर लिया गया। साथ ही साथ इससे पूछताछ की जा रही है कि ये कहां से जो है वो मादक पदार्थ लेकर आया था। विक्रम बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, क्या जानकारी इस गिरफ्तारी के बारे में? जी देखिए, देर रात को जो श्री डूंगरगढ़ थाना अधिकारी अशोक बिश्नोई है, उन्होंने ये कार्रवाई की है और कालू रोड पर ये कार्रवाई की गई है और एक आरोपी के साथ में 3 किलो 600 ग्राम जो डोडा पोस्ट पुलिस ने जब्त किया और उसके साथ ही एक स्विफ्ट गाड़ी है उसे भी जो है जब्त किया गया है। और पुलिस अब जो है वो पूरा इससे जानकारियां जुटा रही है कि ये क्या किस पर्पज से ये लेके आया था, क्या ये डोडे खाने का आदी है या कहीं ये सप्लाई करने का काम करता था। तो अभी जो है वो पुलिस इससे पूरी पूछताछ करने में जुटी हुई है। जी विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जालोर में किसानों का धरना प्रदर्शन, किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। 50 किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं। 3 दिनों से जिला मुख्यालय पर यह धरना चल रहा है और प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों की संख्या में किसान ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जवाई बांध से पानी को जवाई नदी में छोड़ने की मांग है। खेती के लिए 7 घंटे बिजली सप्लाई की भी मांग है। मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बिजली और पानी की मांग जो बुनियादी जरूरत है किसान की। श्याम जालोर से हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, किसान बैठे हैं, पानी चाहिए, बिजली चाहिए क्योंकि खेती करनी है, जायज मांग है। किस तरीके का जवाब प्रशासन का अभी तक? देखिए आसिफ, निश्चित तौर से जालोर जिला मुख्यालय पर पिछले 3 दिनों से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इन लोगों की मांग है कि जवाई जो नदी है उसके अंदर जवाई बांध का पानी छोड़ा जाए ताकि उसके क्षेत्र में आने वाले किसानों की जो है पैदावार एक बार फिर से शुरू हो सके और साथ ही साथ कुओं का जल स्तर है वो भी बढ़े। लेकिन तमाम मांगों को लेकर अभी तक प्रशासन की ओर से उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं देने के चलते आज आक्रोशित किसानों ने यानी कि 50 से अधिक किसान आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। पिछले लंबे समय से इन लोगों की मांग थी, जो विभागीय अधिकारी थे उनके साथ भी वार्ता हुई थी, लेकिन किसी भी वार्ता को लेकर किसानों को विभागीय अधिकारी ने गंभीरता से नहीं लिया। तो ऐसे में पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। ऐसे में किसानों ने साफ तौर से अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उनकी मांगों को लेकर तमाम जो जिला स्तर के अधिकारी है वो गंभीरता नहीं दिखाते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर पूरा जालोर जाम किया जाएगा, सड़कें जाम की जाएगी। लेकिन आज से आमरण अनशन पर बैठे हुए किसानों ने अब ये मांग की है कि उनकी अगर मांगों को लेकर कोई गंभीर ठोस आश्वासन मिलेगा तो उसके बाद ही कोई वार्ता संभव हो सकती है। तो निश्चित तौर से पानी को और बिजली की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। जी आसिफ। शाम के आसपास के जिले के किसान भी पहुंचे हैं धरने प्रदर्शन में। देखिए आसिफ, इस जो जवाई नदी का जो एरिया है उसके अंदर जो आहोर, सायला, जालोर सहित जो ये इन इलाके के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। यानी कि प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में यहाँ किसान पहुंच रहे हैं और अपनी विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। हालांकि कल बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर के किसान पहुंचे थे, लेकिन उनको जो है बीच में प्रशासन ने रोक दिया था क्योंकि बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों को जो यातायात व्यवस्थाओं के चलते वहां पर विरोध दर्ज करवाने के लिए बाहरी शहर से बाहर रोक दिया गया था। लेकिन बड़ी संख्या में किसानों को समर्थन मिल रहा है। आसपास के जिले यानी कि पास के जो सिरोही क्षेत्र की बात की जाए या पाली क्षेत्र की जाए तो वो भी किसान जो है वहाँ समर्थन दे रहे हैं और उन किसानों के साथ में पूरी तरीके से खड़े हैं। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर बीकानेर से, जूनागढ़ किले के पास एक शव मिला है। आधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। बीकानेर में जूनागढ़ के पास में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव मिला है। फिलहाल कोई पहचान नहीं, किसका शव है, नाम क्या है, किस तरह की उसके पास तलाशी में आइडेंटिटी मिली है। पुलिस इस पूरे मामले को
जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये शव किसका है और ये इसकी मौत कैसे हुई। और ये खबर टोंक से है। दूनी कृषि उपज मंडी में पल्लेदारों का हंगामा। मंडी में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। मंडी के गेट पर धरना देकर काम का बहिष्कार किया। सिर्फ 500 लीटर की एक टंकी पर्याप्त नहीं है। रात को रहने वाले पल्लेदारों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। इस संबंध में मंडी प्रशासन से कई बार मांग उठाई गई। नाराज पल्लेदारों ने काम का बहिष्कार भी किया। दौलत हमारे साथ जुड़ गए। दौलत, पीने के पानी की समस्या को लेकर यह हंगामा किया जा रहा है। चूंकि कृषि मंडी का ये मामला है, तो क्या वहां पर जो है पानी के प्याऊ जैसी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती? वहां पर जो लोग मौजूद हैं कृषि मंडी के अंदर, वो पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते? क्योंकि पल्लेदार चूंकि मजदूरी करते हैं और पानी की जरूरत पड़ती रहती है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या यही है कि पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। दूनी कृषि उपज मंडी जो है वहाँ पल्लेदारों का कार्य बहिष्कार है। दरअसल 50 से ज्यादा यहाँ पल्लेदार है और सिर्फ 500 लीटर की एक पानी की टंकी लगा रखी है। रात में रहने वाले पल्लेदारों को सबसे ज्यादा समस्या होती है, दूर दराज से पानी बोतल भर के या मटकी भरने के लिए जाना पड़ता है। उसके अलावा और भी समुचित व्यवस्था जो मंडी में होनी चाहिए पल्लेदारों के लिए, वो नहीं होने के बाद लगातार शिकायतें करते रहे मंडी प्रशासन से। जब किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई तो आज इन पल्लेदारों ने मंडी के गेट के बाहर कार्य बहिष्कार करके और अपनी मांग रखने की कोशिश की और मंडी प्रशासन से की है कि जब इस मंडी के अंदर पल्लेदारों का महत्वपूर्ण रोल होता है, बिना पल्लेदारों के मंडी में कार्य जो आगे नहीं बढ़ पाता है। पानी जैसी मूलभूत सुविधा अगर मंडी में नहीं है तो पल्लेदारों ने कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है और मंडी के बाहर बैठ गए। जी, जानकारी के लिए दौलत आपका धन्यवाद। और बीकानेर में मॉक ड्रिल हुई। एनडीआरएफ के साथ रेलवे की मॉक ड्रिल। लालगढ़ रेलवे स्टेशन के आगे मॉक ड्रिल चल रही है। ट्रेन के एक्सीडेंट का सीन क्रिएट किया गया। गाड़ी नंबर 14-887 ऋषिकेश बाड़मेर ट्रेन के 2 कोच डीरेल हो गए। आपात स्थिति में विभिन्न विभागों की तैयारियों को परखा गया। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। डीआरएम सहित रेलवे के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। ये तस्वीरें देखकर आप रेलवे की मॉक ड्रिल देख सकते हैं। किस तरीके से अगर ट्रेन हादसे का शिकार हो जाती है, ये पूरा सीन क्रिएट किया गया है। दरअसल ये कोई हकीकत में हुआ हादसा नहीं है। अगर इस तरीके का हादसा हो जाता है तो एनडीआरएफ की टीम, रेलवे, आरपीएफ कैसे रेस्पॉन्स करेगा? अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन को क्रिएट करके यात्रियों को सकुशल बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कैसे ट्रेन की खिड़की को जो है वो काट कर यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। ऐसी तस्वीरें कई बार सामने आती है कि बड़े हादसे के अंदर जो ट्रेन की बोगी है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। ऐसे में एनडीआरएफ और आरपीएफ कैसे यात्रियों को बाहर निकालेगा, उसी की एक रिहर्सल। और विक्रम बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, कौन सा ट्रैक चुना गया मॉक ड्रिल के लिए? क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस तरीके की मॉक ड्रिल की जाती है तो काफी समय के लिए रेलवे ट्रैक जो है वो ऑक्यूपाइड होता है, दूसरी ट्रेनों को आने जाने में दिक्कत होती है। कहां पर किया गया ये? देखिए आसिफ, ये जो मॉक ड्रिल है वो लालगढ़ रेलवे स्टेशन है बीकानेर का, उसके जो यार्ड है उसके अंदर ये पूरा मॉक ड्रिल का सीन क्रिएट किया गया है। और ये जो गाड़ी है वो ऋषिकेश बाड़मेर जो गाड़ी है उसी के 2 जो कोच हैं उनमें एक्सीडेंट का एक सीन क्रिएट यहाँ किया गया है। और उसमें एक जो कोच है वो दूसरे कोच के ऊपर चढ़ा हुआ आपको तस्वीरों में भी नजर आ जाएगा। और यहाँ यही चेक किया जा रहा है कि जो एजेंसियां हैं अलग अलग, वो किस तरह से कोऑर्डिनेशन करती है और आपदा की स्थिति में किस प्रकार से जो यात्रियों को तुरंत से तुरंत जो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। और रेलवे और एनडीआरएफ के संयुक्त तत्वाधान में ये पूरा मॉक ड्रिल किया गया है। और इसमें एसडीआरएफ के जवान भी हैं, तो आरपीएफ के जवान भी यहाँ मौजूद हैं। और उसके साथ साथ अग्निशमन हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे
दमकल विभाग हो या चिकित्सा विभाग हो, सभी लोगों की जो टीमें हैं वो आई है और उनको एक सूचना देने के बाद ये रिस्पांस टाइम जो है उनका नोट किया गया है, ताकि ये पता चल सके कि कौन सा जो टीम है वो कितनी देर में रिस्पॉन्ड करती है, और ये सारा नोट किया गया है। इसके बाद जो है इसका मूल्यांकन किया जाएगा कि अगर इस तरह की कोई आपदा की स्थिति होती है फिर जो विभाग है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं और कहाँ कहाँ जो है वो कमियां रह गई है उनको जो है वो दुरुस्त किया जाता है। डीआरएम खुद यहाँ मौके पर मौजूद है और तमाम आला जो अधिकारी हैं रेलवे बीकानेर मंडल के वो भी यहाँ मौके पर मौजूद है और एक एक चीज को बारीकी से नोट किया जा रहा है, ताकि अगर इस तरह की कभी कोई आपदा आती है तो उसके दौरान जो है उसको जो चेक किया जा सके और उसके बाद में जो है जो भी कमियां रहती है उसे दूर किया जाए। जी जी आसिफ। विक्रम, जिन डब्बों का इस्तेमाल मॉक ड्रिल में किया गया है, जो ट्रेन की बोगियों का इस्तेमाल किया गया, क्या वो खारिज हो चुकी बोगियां थी या जो वास्तविक बोगियां इस समय ट्रैक पर दौड़ती हैं उनका इस्तेमाल किया गया? जी नहीं, ये जो पुरानी जो बोगियां हैं उनको यहाँ पर लाकर एक सीन क्रिएट किया गया है, ताकि जो वास्तविक अगर इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो किस तरह से जो टीमें हैं वो रिस्पॉन्ड करती है और किस तरीके से जो है वो खिड़कियों को काटकर, दरवाजों को काटकर या छत के ऊपर से जो है वो काटकर यात्रियों को जो है सुरक्षित निकाला जा सकता है। अभी जो एनडीआरएफ की टीम जो है वो एक प्रदर्शन करने वाली है, जिसमें रेलवे जो कोच है उसकी छत के अंदर से कटिंग करके और उसके बाद जो है वो रस्सी की सहायता से जो है जो घायल। विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जैसलमेर में सीएमएचओ ऑफिस में आग लग गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सम दफ्तर में आग लगी। घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट को इसकी वजह बताया जा रहा। आग लगने के कारण दफ्तर में रखे सैनिटरी पैड और मेडिसिन जलकर राख हो गए। सीएमएचओ ने जांच टीम बनाई है। नुकसान का आकलन किया जाएगा। तो सीएमएचओ ऑफिस में यह आग लगी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकती है। हालांकि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें, लेकिन जो सामान सीएमएचओ ऑफिस में रखा हुआ था वो जलकर खाक हो गया। सीएमएचओ जैसलमेर की तस्वीरें हैं। तस्वीरें भी सामने आई जहां सीएमएचओ दफ्तर में आग लगी। स्पष्ट कारण सामने नहीं आ पाए कि आग लगी क्यों, लेकिन इस पे एक जांच कमेटी बनाई जाएगी। नुकसान का आकलन किया जाएगा। ये भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी कि आग लगने की एग्जैक्ट वजह क्या थी। लेकिन जो आकलन, जो अनुमान, जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट का लगाया जा रहा है कि बहुत हद तक मुमकिन है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लग गई। और ये खबर उदयपुर से। होटल आगरिया हवेली के बाहर फायरिंग हुई। होटल व्यवसायी पर ही फायरिंग की गई है। बाल बाल बचा होटल व्यवसायी। स्कूटी पर 2 राउंड फायरिंग करके युवक भाग गए। अंबा माता थाना पुलिस को सूचना दे दी गई है। पूरे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। तो उदयपुर में होटल व्यवसायी पर यह फायरिंग की गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक होटल व्यवसायी अपनी होटल के बाहर खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। 2 स्कूटी पर सवार होकर युवक आते हैं। कुछ देर बहस होती है और उसके बाद 2 फायर करते हैं। दोनों फायर में से एक भी गोली होटल व्यवसायी को नहीं लगती। होटल व्यवसायी होटल के भीतर भागता है, जान बचाता है और फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। कोटा के कोचिंग इलाके में चाकूबाजी की लाइव तस्वीरें सामने आई। दिल दहलाने वाली तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बाइक सवार बदमाश आते हैं, ऑटो चालक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने की वारदात को अंजाम देकर चंद मिनटों में फरार हो जाते हैं। दिल दहलाने वाली ये वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं इस वारदात के बाद लोगों में दहशत फैल गई।
और युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर पुलिस ने इस घटना के बाद शहर भर में नाकेबंदी करवाकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। और ये तस्वीरें कोटा से, दो लोग आते हैं इस ऑटो चालक के पास में और लगातार चाकू से एक के बाद एक कई हमले करते हैं। आप देखेंगे तो 3 से 4 बार ये चाकू के हमले किए गए और दोनों वहां से फरार हो गए। और कोटा के लिए नई तस्वीरें नहीं हैं, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब कोटा के अंदर चाकूबाजी की कोई वारदात थाने में रजिस्टर्ड नहीं होती। और जिसको ईश्वर बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। कुछ ऐसा ही देखने को मिला कोटा रेलवे स्टेशन पर। पहले इन तस्वीरों को देखिए। एक रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं जहां पर एक महिला चलती गाड़ी के अंदर ट्रेन और ट्रैक के बीच में आती हुई बची। एक पुलिसकर्मी, आरपीएफ का जवान, उसने भागकर इस महिला की जान बचाई। साथ में एक पुरुष और भी था। दिल दहलाने वाली इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हालांकि 2 दिन पुरानी तस्वीर है, लेकिन अब जाकर सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो ये कोटा की तस्वीरें हैं। चूंकि सभी रेलवे स्टेशन के ऊपर सीसीटीवी कैमरों की आजकल भरमार है, ऐसे में छोटी से छोटी तस्वीर रेलवे स्टेशन के ऊपर आसानी से रिकॉर्ड की जा सकती है। और ये पहली तस्वीर नहीं है कोटा से। इस तरह की तस्वीरें देश भर से सामने आती हैं जब ट्रेन के ऊपर आरपीएफ के जवान मौजूद होते हैं और इस तरीके से यात्रियों की जान जो है वो भागकर बचाने की बहुत सारी तस्वीरें। और हाईवे पर हादसा, अनियंत्रित होकर हाईवे पर 3 वाहन टकरा गए। ट्रेलर ने पिकअप को टक्कर मारी। टक्कर के बाद चारे से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में 2 लोग घायल हुए। गाय को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। पावटा के नवोदय कट के पास की यह घटना है और ये तस्वीरें आपके सामने। ट्रेलर ने पिकअप को टक्कर मारी और टक्कर के बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जैसे फिल्मी दृश्य कि किस तरीके से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हों। और इस पिकअप में चारा भरा हुआ था, पूरा चारा पलट गया। तस्वीरें आपके सामने। गाय को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ है, ऐसा कहना है वहां मौजूद लोगों का। हीरालाल सैनी हमारे साथ जुड़ गए। हीरालाल, क्या वजह रही इस हादसे की? बिल्कुल, ये पावटा कस्बे के नवोदय कट का मामला है, जहां एक चारे से बड़ी पिकअप है जो धर्म घाटे के पास खड़ी थी। इसी दौरान एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पिकअप से जा टकराया और पिकअप आगे खड़ी दूसरी पिकअप से जा टकराई। बताया जा रहा है कि गाय को बचाने के चक्कर में है जो ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और पिकअप से जा टकराया। हादसे के बाद जो मौके पे है जो पिकअप खड़ी थी, वो चारे से भरी जो पिकअप थी वो पलट गई और वहाँ मौके पे चारा ही चारा बिखर गया। इस दौरान है जो ग्रामीणों की काफी भीड़ लग गई और सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में करवाया और फिलहाल जो हाईवे पे सर्विस रोड पे जो चारा बिखरा हुआ पड़ा है उसको हटाने का प्रयास जारी है। जानकारी के लिए हीरालाल आपका धन्यवाद। और बूंदी में 2 कारों में टक्कर हो गई। NH-52 पर देर रात हादसा हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 2 महिलाओं सहित चालक की मौत हो गई। हिंडोली थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। NH-52 पर देर रात यह हादसा हुआ था। 2 कारें आपस में टकरा गई और इन दोनों कारों में 4 लोग मौत का शिकार बन गए।
और ये खबर कोटा से है। छत से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। कुन्हाड़ी इलाके में हादसा हुआ। मृतक ओम प्रकाश सकतपुरा का निवासी था। कुन्हाड़ी थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। तो कोटा में एक मजदूर जो कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, छत से गिरा, गिरते उसकी मौत हो गई। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किसकी लापरवाही से ये मौत हुई है। और ये खबर उदयपुर से है। बाइक शोरूम में आग लग गई। बाइक सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया। शोरूम मालिक के मुताबिक 100 बाइक रखी थी। जलारा थाना क्षेत्र के इटाली खेड़ा की यह घटना बताई जा रही है। और ये तस्वीरें उस बाइक शोरूम की जिसमें आग लग गई। सभी बाइक जलकर खाक हो गई। कितनी बाइक थी उसकी काउंटिंग की जाएगी, लेकिन शोरूम मालिक का कहना है कि यहां पर 100 बाइक रखी थी। फिलहाल इनकी गणना जो है वो की जाएगी। ये सभी बाइक शोरूम के अंदर रखी थी और बहुत हद तक मुमकिन है कि ज़्यादा बाइक की संख्या इसलिए भी हो सकती है कि दिवाली के मौके पर ज़्यादा बिक्री के लिए ज़्यादा बाइक्स यहाँ पर रखी गई हों, लेकिन इसमें आग लगने की वजह से सब कुछ जलकर खाक हो गया। और जोधपुर में द बर्निंग कार, एसयूवी में आग लग गई। गुजरात की ये गाड़ी बताई जा रही है। बोनट से धुआं निकलता देख ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। बोनट खोलते ही आग की लपटें उठने लगी। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। खतरनाक पुलिया तार घर की ये घटना है। ये वो तस्वीरें जो बोनट में इस कार में आग लगी हुई नजर आ रही है। जैसे धुआं उठने लगा, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, बाहर निकला और पूरी कार जलकर खाक हो गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।